अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है यूएचएस एमटी कैट के पास्ट पेपर्स। ये क्या है, हम फर्स्ट बाय फर्स्ट या फिर टर्न बाय टर्न जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम वन बाय वन करके बायोलॉजी का पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं पास्ट पेपर्स करवाऊँ स्पेशली बायोलॉजी के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। वो है व्हेन द क्रोमोसोम्स अनकॉइल द न्यूक्लियाई आर रिफॉर्म्ड एंड द टू न्यूक्लियाई आर द टू पोल्स ऑफ द सेल स्टेजेस आर नोन एज टीलोफेज। अब ये क्रोमोसोम जब अनकॉइल होते हैं और जो न्यूक्लिया है ना वो रिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियर रिफॉर्म्ड होकर क्या है, टू अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, टीलोफेज कह रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर एंड द ब्रॉड फेस्ड एंड द क्विंट आइज। अब ये किस चीज़ के ये सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि इसकी कौन सी डिजीज़ है जिसमें ये वाले सिम्टम्स कोज होते हैं। तो आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली ये सारे के सारे सिम्टम्स शो हो रहे थे। तो ये कौन सी डिजीज़ में ये सारे सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, डाउन सिंड्रोम में। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ क्याज़मेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज। क्याज़मेटा फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस में हो रही होती है, तो वो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में हो रही होती है। जब क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस करते हैं तो क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है। हीलिंग ऑफ अ वाउंड एंड द रिपेयर ऑफ द इज द फेनोमेना विच टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब हमारे जो वाउंड की हीलिंग है और जो हमारा रिपेयर प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, तो वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द कैंसर। अब कैंसर की मेन वजह क्या है, दैट इज़ म्यूटेशन, कि कहीं ना कहीं पे सेल्स के अंदर चेंजिंग आती है जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड इज़ नोन एज। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में मिला रहा होता है दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म सुक्रोज। और इस बॉन्ड को क्या हम कहेंगे, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है ना, दैट इज़ बेसिकली नोन एज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं, सुक्रोज बना रहे होते हैं। इन एन अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज एच, जिसके अंदर आर ग्रुप जो है वो एच होगा, उस अमाइनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहेंगे। अगर वहाँ पे CH3 होता है यानी मिथाइल होता है तो फिर हम उसे एलानिन कहेंगे, लेकिन अगर वो आर ग्रुप एच है तो दैट इज़ ग्लाइसिन। फैटी एसिड्स are the organic compounds containing the hydrogen, oxygen and one of the following are। अब वो कहता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और उसके अलावा एसाइल ग्रुप भी होता है। एसाइल में ग्लिसरोल होता है बेसिकली, जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं 142 MCQ जो है हमारे पास, वो कौन सा है, वो है प्रोसोम्स आर यूज्ड इन द जीन थेरेपी अगेंस्ट। अब जो प्रोसोम्स होते हैं ना वो जीन थेरेपी के अगेंस्ट कौन सी मतलब जीन थेरेपी जब हम कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से यूज़ होता है। प्रोसोम में सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब हम ये डिजीज़ है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस, दैट इज़ बेसिकली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एक्ट करना होता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें वो क्या कहते हैं कि इसमें हम प्रोसोम्स यूज़ कर रहे होते हैं जीन थेरेपी के अंदर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन मैरो सेल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और सिंड्रोम। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें बोन मैरो के ना जो सेल्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिरी बात है जो बोन मैरो है उसकी फिर उसके आगे जेनेटिकली हम ट्रीट करते हैं उसको। तो जेनेटिकली इंजीनियर जो सेल्स होते हैं ना उनको हम किस तरह से उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, बोन मैरो के अंदर जब हम उसके इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये किस चीज़ के ट्रीटमेंट में आता है, स्वेयर्ड कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इस डिजीज़ में हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स को बोन मैरो के अंदर डालते हैं ताकि वो दोबारा से क्या बना दें, नए फ्रेश बोन मैरो सेल्स बना सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिप्लीटेड एंड द कॉजिंग थिनिंग ऑफ ओजोन। अब अच्छा, अब किस चीज़ की कमी होती है और क्या चीज़ ऐसी है जो कि ओजोन लेयर को थिन करी है, तो दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो कार्बन्स हैं CFCs जो कि जब कम होते हैं ना, मतलब जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कमी होती है तो ओजोन लेयर को जो जाके डिस्टर्ब करते हैं और ओजोन लेयर क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। द टिपिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इज़ नोन एज हैबिटेट। अब कोई
कोई भी इन्वायरमेंट है, टिपिकल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। एक्सेसिव enrichment of the water with the nutrients by the human activities by which the large amount of the living organism matter grows is known as eutrophication। eutrophication इसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि जब enrichment of water with, जब वाटर जो है ना उसकी enrichment हो जाए न्यूट्रिएंट्स के साथ बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएँ, तो इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इन एन इकोसिस्टम द माइकोरेजिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को बेसिकली हयातियात भी उर्दू में कह रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, अब ये जो माइकोरेजिया है, माइकोरेजिया बेसिकली क्या होता है, फतर और किसी दरख्त की जड़ के दरमियान का ताल्लुक़। अब फतर एक जैसे कि हम मशरूम टाइप कह लें, मशरूम टाइप एक पौधा होता है जिसका किसके साथ इंटरेक्शन होता है, दरख्त की जड़ों के साथ। वो मैंने ना एक पिक्चर भी अपलोड की है नेट से, तो वो मैं मतलब जब मैं इसको एडिट करूँगी तो मैं वो पिक्चर भी इसके साथ साथ अटैच करूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से वो मशरूम वाला प्लांट जो है वो प्लांट को न्यूट्रिशन दे रहा होता है और उसके अगेंस्ट उसके अंदर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ये मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें। Successive stage of eating and being eaten by which recycling of the material and the flow of energy taken place is known as food chain। यानी एक पूरे का पूरा सक्सेसिव स्टेजेस जिसके अंदर मतलब हम खाते हैं, या फिर जैसे कोई भी जानवर है, बड़ा जानवर छोटे को खाता है, छोटा उससे छोटे को खाता है, तो इसी तरह एक पूरी की पूरी चेन चलती है, दैट इज़ फूड चेन। द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वन ऑफ द पेरेंट्स हु इज़ हेट्रोगेमेटिक। अब जो सेक्स है ना, मतलब इंडिविजुअल्स का, वो आपस में नेक्स्ट जनरेशन को कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो हेट्रोगेमेटिक होता है। यानी एक्स जो है वो फीमेल से आएगा और वाई जो है वो मेल से आएगा, तो इस तरह हेट्रोगेमेट होगा। इस तरह से एक नए इंडिविजुअल में जो हेट्रोगेमेटिक होगा, जो भी नया इंडिविजुअल होगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक। अब हीमोफिलिया भी जो है ना वो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें अब बेसिकली क्या होता है, हीमोफिलिया में ना ब्लड क्लोट नहीं बनता, यानी जो ब्लड की क्लोटिंग हो रही होती है ना वो नहीं हो पाती, ब्लड ठीक से क्लोट नहीं करता। कोई भी ब्लड वेसल है जब वो रप्चर होती है तो बेसिकली क्लोट बन जाता है तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्लोट नहीं बनता, द ब्लड नॉट क्लोट प्रॉपरली। और ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि इनहेरिटेड है तो इसमें अलील का इशू होता है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, इसमें तो अलील प्रेजेंट है लेकिन इसमें अलील प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें बेसिकली क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन अ ह्यूमन। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जो कलर ब्लाइंडनेस है। विच ट्रेट इन द ह्यूमन इज़ द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलील्स। तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मल्टीपल एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है व्हेन अ जीन पेयर्ड एट वन लोकस इंटरेक्ट विद अनदर जीन एट अनदर लोकस, दिस इंटरेक्शन इज नोन एज। अगर अब एक जीन पेयर जो कि एक लोकस पे प्रेजेंट है वो इंटरेक्ट करेगा दूसरे जीन के साथ जो कि एक अदर लोकस पे प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस कहेंगे। उसके बाद है द कम्बिनेशन ऑफ द पेंटोज शुगर विद द बेस। अब एक पेंटोज शुगर, दैट इज़ पेंटोज शुगर, ठीक है, ये जो मैंने बनाया दैट इज़ पेंटोज शुगर, जब ये कंबाइन होगी किसके साथ, विद द बेस, ये है एडेनिन, दैट इज़ एडेनिन, ये एडेनिन है, ठीक है। ये जब एक बेस के साथ इंटरेक्ट करेगी तो दिस इज़ नॉन एज न्यूक्लियोसाइड, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद वो कहता है एन एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेशल फीचर और अ साइट प्रेजेंट इन द एंजाइम इज नोन एज। अब देखो, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक स्पेशल साइट के ऊपर एक दूसरे से अटैक करेंगे, दैट वाज एंजाइम एंड दैट वाज सबस्ट्रेट। जो ये जगह है ना ये सबस्ट्रेट है, अब ये एंजाइम है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है, ये जो ऊपर आके इसके ऊपर अटैच हो गया। अब एंजाइम के ऊपर एक ऐसी साइट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर आके क्या अटैच हो जाता है, आके हमारे पास एक्टिव साइट के ऊपर भला क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम अटैच हो रहा है, एंजाइम के ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच इज़ कोवेलेंटली और परमानेंटली बाउंडेड इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम के ऊपर होता है, प्रोटीनियस नहीं होता, नॉन प्रोटीनियस होता है, ये कोवेलेंटली और परमानेंटली बाउंडेड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। वन ऑफ द पायरामिडिन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। अब यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर एब्सेंट होती है। एंजाइम्स आर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय द डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी
एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जाहिर बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज बाय द इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। अब ये जाहिर बात है इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस के थ्रू कॉज होता है, और दूसरी बात है कि एपिडेमिक फॉर्म है, ये स्प्रेड भी हो जाता है, यानी ये स्प्रेड हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जीन्स फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अब वो स्ट्रक्चर जिसके पास ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स दैट किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली। अब जो किल करेगी, जो माइक्रोब्स को किल करेगी वो माइक्रोबाइसीडल होगी। सीडल में किल करना है और स्टैटिक ने क्या करना है, बैक्टीरिया को स्टॉप करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस कोज वेजाइनल थ्रस्ट। तो कैंडिडा एल्बिकेंस वो हमारे पास होते हैं फंजाई जिन्होंने क्या कॉज करना होता है, वेजाइनल थ्रश कॉज करना होता है। बॉडी कैविटी ऑफ द राउंड वॉर्म इज नोन एज सीडोकोलम, ठीक है। उसके बाद है फेशियोला इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ बाइल डक्ट। फेशियोला किस चीज़ का एंडोपैरासाइट है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है और कहाँ पे होता है, बाइल डक्ट के अंदर होता है। ट्राइपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन द ह्यूमन बींग्स बाय टेसिटेसीफ्लाई। अब इसको सेट्सीफ्लाई भी कहते हैं, कुछ लोग टी साइलेंट कर देते हैं, सेट्सीफ्लाई भी बोल रहे होते हैं और टेसिटेसीफ्लाई भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि ट्राइपेनोसोमा है तो टेसिटेसीफ्लाई जो है उसको ट्रांसमिट करी होती है, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। द नर्वस सिस्टम डिपेंड्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर during the embryonic development of the animals। तो एक्टोडर्म बेसिकली सीएनएस की आउटर लेयर होती है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्टोडर्म जो है वो सीएनएस की आउटर लेयर होती है और यही इसकी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म्स कब बन रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में कौन रिलीज हो रहा होता है, तो पेप्सिन रिलीज हो रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में। Which one of the following hormones stimulates the secretion of the pancreatic juice from the pancreas in the liver? तो secretin वो basically हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट्स कर रहा होता है किसको, सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस को फ्रॉम पैंक्रियास। सिक्रीटिन ने पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना होता है पैंक्रियास से। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द विटामिन के फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अच्छा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, विटामिन के की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज द नेजल ओपनिंग। अब नेजल ओपनिंग को कौन क्लोज कर रहा होता है, सो सॉफ्ट पैलेट नेजल ओपनिंग को क्लोज कर रहा होता है। द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही होती है। द लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट इज कॉल्ड थोरेसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन इनटू द सब कैल्वन वेन। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जो लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट होती है ना वो होती है थोरेसिक लिम्फ। जाहिर बात है लिम्फ नोड्स बहुत सारे होते हैं, लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ भी होते हैं, ये पूरे का पूरा जाल बिछाया होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट है जिसको हम थोरेसिक लिम्फ भी कह रहे होते हैं वो किसके अंदर जाकर ड्रेन करती है, तो वो सब कैल्वन वेन के अंदर ड्रेन करी होती है। विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो एल्ब्यूमिन ना मेंटेन करी होती है ऑस्मोटिक बैलेंस को। द टाइप ऑफ द ए ग्रेनुलोसाइट्स विच स्टे इन द ब्लड फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देन एंटर इनटू द टिश्यू बिकम मैक्रोफेजेस। अच्छा, वो कौन से ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो कि ना कुछ और के बाद हमारे टिश्यूज़ में एंटर होते हैं और वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, तो मोनोसाइट्स। अब ए ग्रेनुलोसाइट दो तरह के होते हैं, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स भी होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स भी होते हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स जो है वो कुछ घंटे बाद टिश्यू में एंटर करते हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एट द लूप ऑफ हैनले। अब रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है, तो वो लूप ऑफ हैनले पे होती है। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन हम पढ़ रहे थे कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, तो वो काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म ये अब कहाँ पे हो रहा होता है, लूप ऑफ हैनले के ऊपर हो रहा होता है। उसके बाद वो कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और हेल्प द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीनेटल डायलिसिस द
डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस इनटू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो एब्डोमेन में। डायलिसिस फ्लूइड कहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं? एब्डोमेन में कर रहे होते हैं। द एल्डोस्टेरोन हैज़ द कन्वर्जन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है? मेंटेन करता है सोडियम के लेवल को। वही वो कह रहा है कि इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन दैट टेक प्लेस विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है ना, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे हो रही होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हो रही होती है। द ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट। अब जो ओवर एक्टिविटी होती है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आ रहा होता है, और उसकी जब ओवर एक्टिविटी होती है तो उसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे थे हम? विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय द इम्पल्सिस कमिंग थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स? तो इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है किसके थ्रू? मतलब जब मोटर न्यूरॉन्स आएंगे ना, अपकमिंग मोटर न्यूरॉन्स के अगेंस्ट जो है वो स्टिमुलेट किसको कर रहा है? इफेक्टर्स को कर रहा है। रिस्पायरेटरी सेंटर इज नॉन एज मेड्यूला। रिस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड इन मेड्यूला। रिस्पायरेटरी सेंटर अब हमारा कहाँ पे होता है? मेड्यूला। रिस्पायरेटरी जहाँ से जो कि हमारे सांस को या हर चीज़ को, लंग्स वगैरह सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर तो वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन में, मेड्यूला के अंदर। आर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इनवॉलेंट्री ट्यूमर्स, जिसमें अब एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिनमें हमें इनवॉलेंट्री ट्यूमर्स होते हैं, डिमिनिश्ड मोटर एक्टिविटी होती है और रिजिडिटी होती है हमारी बॉडी में। तो ये कौन सी डिजीज़ होती है? पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में हमें ये सारे के सारे जो हैं सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। अ टाइप ऑफ अ सेल इन अ ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन इज नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। जैसे प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल जो है वो कम कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी जो हमारी एंडोमेट्रियम बनी होती है ना उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ओगोनिया। ओगोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द जर्म सेल्स ओवरी। ओगोनिया अब कहाँ पे बन रहे होते हैं? कौन से जर्म सेल्स के अंदर बन रहे होते हैं? तो हमारी ओवरी के अंदर बन रहे होते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीनेशन। कौन सी ऐसी अब डिजीज़ है जिसमें वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं? तो मीजल्स और मम्स में जो है वो प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन करवाएंगे तो मीजल्स और मम्स दोनों से बचत हो सकती है। न्यूली प्रोड्यूस सेल्स और इंडिविजुअल विच आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर, दैट इज नोन एज क्लोन्स। जो इंडिविजुअल सेल्स आपस में आइडेंटिकल होंगे उसे हम क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, ये हम जो है वो आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड बोर्न डिजीज़। अब कौन सी ऐसी है जो ब्लड बोर्न डिजीज़ है? तो दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज़ अ ब्लड बोर्न डिजीज़। द कंट्रोल पार्ट ऑफ द the control of the pest has traditionally meant regulation by the natural enemies and the predator, parasites and the pathogens. This type of control is known as biological control. अच्छा, बेसिकली बायोलॉजी में मेन जो एक चीज़ है ना वो एज इट इज़ बुक की लाइंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपने जो फोकस है ना वो आप अपना बुक को करें। ठीक है, बुक की लाइंस को अच्छे से ग्रैब करें, पढ़ें, देखें, समझें। ठीक है, क्योंकि अक्सर बायोलॉजिकल के जो MCQs है ना वो एज इट इज़ बुक्स की लाइंस उठा के दे रहे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन? तो गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर है ना वो इस तरह से फोल्ड डाउन कर जाती है, इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड डाउन कर जाती है, एंड दैट finger like projections or finger like structures is known as cristae. Interior of the cholesterol is divided into the heterogeneous structure embedded in the matrix is known as ग्रेना। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्रीन हमारा पिगमेंट है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसका इंटीरियर जो है ना डिवाइडेड इनटू द हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स इज नोन एज ग्रेना। हम इसको क्या कह रहे होते हैं? ग्रेना कह रहे होते हैं। इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन द माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस इज हाई। अब किसके अंदर न्यूक्लियर माइटोटिक एक्टिविटी हाई हो रही होती है? तो वो होता है इंटरफेज। इंटरफेज में भी हमारे पास एस फेज होता है। एस फेज इज साइंथिसिस फेज, और इस फेज में बेसिकली क्या हो रहा होता है? DNA फॉर्मेशन हो रही होती है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। द सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा पैलिडम। अब सिफिलिस एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि कौन कॉज कर रहा होता है? ट्राइपेनोसोमा पैलिडम कॉज कर रहा होता है। ठीक है। द मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच इज़ रेफर टू एज मस्कुलर फाइबर। अब मसल्स बहुत से ऐसे सेल्स से मिलकर बनते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट इज नोन एज सार्कोमेयर। अच्छा, अब जो लेंथ होती है ना एक मायोफिब्रिल से दूसरे मायोफिब्रिल से, जो कि क्या बना रही होती है? जी बैंड बना रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। द कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच विद। अच्छा, अब जो कैल्शियम आयन रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हम ड्यूरिंग द मस्कुलर फाइबर कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल फाइबर आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, और क्या हो रहा होता है? कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, तो ये कौन करवा रहा होता है? ये ट्रोपोनिन करवा रहा होता है। द मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एकोमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। अब जब लैक्टिक एसिड की एकोमुलेशन होती है और आयोनिक इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी जो मेन रीज़न होती है वो क्या होती है? मस्कुलर फटीग के केस में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, उसकी एकोमुलेशन हो जाती है और आयोनिक इम्बैलेंस होता है। द पिगमेंट विच स्टोर ऑक्सीजन इन द मसल। वो पिगमेंट जो कि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा होता है, दैट इज मायोग्लोबिन। ठीक है। उसके बाद न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो वो हाइपोथैलेमस होगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस के अंदर अब न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन विच? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स मतलब नर्वस सिस्टम में की जो सिक्रेशन हो रही होती है ना, वो बेसिकली कौन करवा रहा होता है? हाइपोथैलेमस करवा रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ग्लूकागोन हार्मोन? तो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है कि वो ग्लाइकोजिन को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज इज कोज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, जब जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो इसका जो मतलब जो डिजीज कॉज करता है वो है एडिसन डिजीज। विच ग्रुप ऑफ द हार्मोन इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि अमाइनो एसिड बना रहा होता है? तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड जो है ना वो हमारे नेक में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ना इस ये क्या करवाता है? ये मैचुरेशन करवा रहा होता है टी लिम्फोसाइट्स की। इन द पैसिव इम्यूनिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। अब पैसिव इम्यूनिटी में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं ब्लड में? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं और एंटी डेड एंटीबॉडीज, यानी जो कि वर्किंग नहीं होती, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। द म्यूकस मेम्ब्रेन आर द पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे ऑफर द फिजिकल बैरियर। म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है और क्या प्रोवाइड करती है? फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम एंटीबॉडीज़ या फिर पैसिव इम्यूनिटी। इमीडिएट प्रोटेक्शन यानी फ़ौरन से अगर किसी चीज़ से बचना है तो डॉक्टर हमें एंटीबॉडीज़ दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ये बुक की लाइन ही है, इमीडिएट प्रोटेक्शन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पैसिव इम्यूनिटी। इमीडिएट जो प्रोटेक्शन है वो पैसिव इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो अचीव की जा सकती है। द इम्यूनिटी इन विच द टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब टी सेल्स जो है ना वो हमारी बॉडी के क्या है? डिफेंस सेल्स हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो कि हमें डिजीज से बचा रहे होते हैं, जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये बेसिकली क्या कहलाती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है और एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है और ये कहाँ पे हो रहा था? इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और ये हो कहाँ पे रहा होता है? कौन से सेल्स के टाइप्स में? तो प्रीमिटिव सेल टाइप्स में और सेल टाइप्स में भी नहीं हो रहा होता। ये प्रीमिटिव जो उनसे अभी नए बनने वाले सेल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल कह लो कि आप नए जो इनिशियली सेल्स बनने हैं ना उनको हम कहते हैं कि प्रीमिटिव सेल्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। और आगे जब क्रेब्स साइकिल ने स्टार्ट होना होता है तो यही जो पायरुवेट है ना इसकी क्या होती है? डी कार्बोक्सिलेशन होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक एसिड में, ठीक है। आगे वही नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है। बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब साइकिल में एंटर होने से पहले द पायरुवेट इज फर्स्ट डी कार्बोक्सी
कार्बोक्सिलेटेड, पहले पायरुवेट को डीकार्बोक्सिलेटेड यानी उसमें से कार्बन को हम निकालते हैं बाहर, एंड ऑक्सीडाइज इनटू द, और उसको ऑक्सीडाइज हम किस में करते हैं, पायरुवेट को एसिटिक एसिड में. Some of the electrons from the second primary acceptor may pass back to the chlorophyll molecule by the electron carrier system, yield ATP. अब ये yield ATP producer and this process known as cyclic phosphorylation. अब इस process को हम basically क्या कहते हैं, cyclic phosphorylation कह रहे होते हैं. Z scheme is used for the non cyclic phosphorylation. Z scheme हम किस लिए यूज़ हो रही है, तो non cyclic phosphorylation के तौर पे यूज़ हो रही होती है. उसके बाद द कॉमन वेक्टर्स आर यूज इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जो हमारे कॉमन वेक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं. द एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट द जीन्स फ्रॉम द डीएनए, वो एंजाइम जो कि जीन्स को डीएनए से आइसोलेट करता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जीन्स को कटिंग कर देता है डीएनए से, मतलब हम डीएनए पूरे का पूरा डीएनए है, उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके जीन्स को कट करता है और उसको डीएनए से सेपरेट करता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली वो एंजाइम है जिसने मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनाना होता है, दोबारा से डीएनए बनाना होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज टेम्परेचर सेंसिटिव. अब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, दैट इज टैग पॉलीमरेज एंजाइम. टैग पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली पीसीआर के अंदर इन्वॉल्व होता है, और पीसीआर क्योंकि हाई जो पीसीआर के भी 3 स्टेप्स होते हैं, अनिलिंग, सबसे पहले डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन. इसमें हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और टेम्परेचर इतना हाई होना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा हाई होता है कि यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो एग्जिस्ट करता है. और अच्छा, इसमें बेसिकली जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और ये क्या कर रहा होता है, पीसीआर में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट, जो हम कह लेते हैं, जो फर्स्ट पेपर था ना, जो फर्स्ट पास पेपर था, उसका बायोलॉजी का पोर्शन डन हो गया. तो टिल नेक्स्ट